Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ना? तो यार देखो मैंने कितना बड़ा मतलब क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे, दिख रहा है क्या? तो एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट कर लो या फिर वीडियो को पॉज कर लो एंड देन इसको थोड़ा सा नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, जितना बड़ा इसका आपको क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही बड़ा आई होप तो सोल्यूशन भी होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले एक काम करो, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज कर लो। ऑलराइट, तो मैं भी इतने स्पेस में तो इसको सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे भी इरेज करना पड़ जाएगा। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट लेक्चर है एंड हम लोग आज एजीपी भी पढ़ लेंगे। जरूरत अगर पड़ी तो, वैसे जरूरत तो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, एचपी जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वैसे तो है नहीं, बट फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा आपको। ऑलराइट, तो पहले इतना खत्म करें, तो एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहना है? अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक आदमी है जो अपने 4 दोस्तों को एक एक लेटर क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, he asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दोस्त है, ठीक है ना, वो क्या कह रहा है, पहले तो अपने दोस्तों को 4 दोस्तों को दे दिया एक एक लेटर। अब उसके बाद वो उन सारे दोस्तों से अपने कह रहा है कि आप भी एक काम करना, 4 लेटर कॉपी करना, और उसके बाद ये जो चेन है, मतलब जैसे मैं हूं, ऑलराइट, और मेरे 4 दोस्त हैं, मैंने उन चारों को एक एक लेटर दे दिया। फिर मैंने जिन जिन को लेटर दिया मैं उनको बोल दूंगा कि काम करो, तुम भी 4 लोगों को दो, तुम भी 4 लोगों को दो, तुम भी 4 लोगों को दो, और तुम भी 4 लोगों को दो। और फिर जब वो 4 लोग को दे देंगे तो वो उन 4 लोग से बोलेंगे, जैसे कि आपने एक फिल्म देखा था जय हो, उसमें भी तो ऐसा ही कुछ था ना कि यार सॉरी मत बोलो या फिर थैंक यू मत बोलो, ऐसे 3 लोगों को बोलो सिमिलरली चेन बनी, याद है क्या? तो अगर मूवी समझ में आई तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है, हाँ ऐसे ही चेन चलेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट चेन इज नॉट ब्रोकन, चेन ब्रोकन नहीं, टूटना नहीं चाहिए। और एक लेटर को बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है? 50 पैसा, मतलब कितना है? ½ रुपए, मतलब आधा रुपए लग रहे हैं। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर क्या करना है? फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेड। यहां आपको ये बोला जा रहा है जब 8वां सेट, जब 8th सेट दिया जाएगा तो कितना अमाउंट पेमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो समझ चुके हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं काम करता हूँ, पहले मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज तो करना ही पड़ेगा इसको। आई होप तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। तो मैं इसमें ज्यादातर लैंग्वेज लिखूंगा नहीं। ऑलराइट, एक लेटर को बनाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? जैसे कि मान लो एक लेटर है, उसको बनाना है तो मुझे कितने रुपए लग रहे हैं? आधा रुपए लग रहा है, 1/2 रुपीज। ऑलराइट, तो पहले ये चेन किस तरीके का है वो समझो। जैसे कि लेट सपोज ये कोई पर्सन है, इसने क्या किया, अपने 4 दोस्तों को दिया, 1 2 3 4, ये उसके दोस्त हैं। ऑलराइट, ध्यान से देखो, और ये इन चारों दोस्तों से कहेगा, इससे कहेगा कि तुम भी ऐसे 4 लोग को देना। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4, फिर इसको भी बोलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। दिख रहा है क्या? फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये जब मान लो इसको बोल दिया ना, इसको दे दिया, तो इसको बोलेगा 1 2 3 4, ऐसे इसके साथ 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऐसे चेन चलता जाएगा। तो इसके लिए हमें कोई रोकथाम नहीं लगाया है कि यार कब तक चलेगा, चेन बस चलने दो, आप चेन चलने दो। और मुझे ये बता दो कि जब 8th सेट आ जाएगा लेटर का, जब आप उसे मेल करोगे 8वां, तो उसमें कितने रुपए लगेंगे ये बताना है। तो ये चेन तो समझ में आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिक नॉलेज का आपको जरूरत पड़ेगा मुझे। इसने क्या किया, 4 लोग को दिया, 4 लेटर बांटे ना, एक लेटर को बांटने के कितने रुपए? आधे रुपए। तो 4 लेटर को बांटने के कितने रुपए होंगे? तो 4 लेटर को बांटने के यार
कितने होंगे 2 रुपीज लगे इन 4 लोगों को बांटने में इसके द्वारा। 2 रुपए लग गया ना, ध्यान से दो, ध्यान देखो, थोड़ा सा ध्यान दो। ऑलराइट, चलो ठीक है, 2 लोग का लग गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो पर्सन है ये भी तो अब देंगे 4 लोग को, ये सुनो। अब क्या होगा, यहां सुनो, ये देगा 4 लोग को 1 2 3 4, ये भी देगा 1 2 3 4, ये भी देगा 1 2 3 4, यहां से 2 रुपए, यहां से 2 रुपए, यहां से 2 रुपए, यहां से 2 रुपए, कितने हो गए 8 रुपए। क्लियर हो रहा है क्या? पहले सेट में 2 रुपीज आया, दूसरे सेट में 8 रुपीज। तो जब ये बांटेगा तो ये इसका 4 रुपए अलग सेट, इसका 4 रुपीज अलग, इसका 4 रुपीज अलग, इसका 4 रुपीज अलग, 4 बार ऐड करो तो कितना आ गया 8 आ जाएगा। फिर क्या होगा वो समझो, फिर ये जो है एक और बार लिख लो, उसके बाद हो जाएगा हमारा काम, सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये इन 4 लोग को देगा तो यहाँ पे एक 4, यहाँ ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ऑलराइट, तो यहाँ पे पैसा कितना लगा, तो यहाँ पे जो लगेगा उसी को एक काम करना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा ये इसके बाद वाला नंबर आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसने मान लो दिया 1 2 3 4, इसने मान लो दिया यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यार जब इसने दिया तो यहाँ पे 2 रुपीज, यहाँ 2 रुपीज, यहाँ 2, यहाँ 2, 8 रुपीज तो यहीं पे खर्च हो गए। अब ऐसे तो 4 बार है ना, तो यानी यहाँ पे कितने रुपीज खर्च होंगे 32। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देना, डॉट 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 करके जाएगा, ऐसे तो लगातार चलता जाएगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है 8 सेट वाला। तो अब मुझे आई होप तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, या फिर अगर हो जाएगा तो मैं कर देता हूं यहीं पे। ये 4 × 1/2 को मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4 × 1/2 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है क्या? अब देखो हमें फाइंड कौन सा करना है, हमें 8th सेट। यहाँ पे आप ध्यान से एक बार थोड़ा सा देखना, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सेट बढ़ता जा रहा है तो पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स बढ़ेगा, जब आप लेटर ज्यादा बांटोगे तो पैसा भी तो लगाओगे। तो यहाँ पे जब 8th सेट आएगा, इतना तो पक्का है कि इन सबसे बड़ा ही आएगा। तो यानी जब बड़ा आता है ना, तो फिर हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें समीशन वाला फॉर्मूला लगाना है, और साथ साथ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और कॉमन रेशियो की मैं बात करूं तो कैसे आएगा, कॉमन रेशियो आपका कितना आएगा, r इज इक्वल्स टू व्हाट, आप लिखोगे 8/2 इज इक्वल्स टू व्हाट 4। तो यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म पता है, और हमें इसका फॉर्मूला भी तो पता है, a × r⁴ अपॉन r-1 पता है ना। तो एक बात बताओ, a की वैल्यू कितनी है 2, और कॉमन रेशियो क्या 1 से बड़ी आई है, यस। तो 4⁴n की जगह क्या रखा हुआ है 8, तो 4⁴ -1 अपॉन 4 - 1 3, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एनीवे यहीं पे सॉल्व हो गया, वो बात अलग है, बट फिर भी हो नहीं पाता ये, क्योंकि मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा ना, ऐसे ही कर दिया बस। तो क्या समझ में आया आपको? मेनली बस ये समझना था थोड़ा, अगर आप ये समझ गए तो फिर ये तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये 4 लोग को दिया, 4 लोग को दिया, तो फिर कितने रुपए खर्च हुए 2 रुपए। तो फिर ये भी फिर 4 लोग को दिया, तो यहाँ पे मुझे दिखा कि ये अलग से 2 रुपए तक तो आ गया इसका। तो ऐसे 4 बार ये हो रहा है, तो 4 2 8, तो 8 रुपए दूसरी बार में। फिर ये क्या कर रहा है, ये भी 4 लोग को, तो 4, तो यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे, तो 8 रुपए तो यहीं पे खर्च हो गए। तो ऐसे 4 बार हो रहा है, तो 8 4 या 32, तो यहाँ पे 32 मैंने लगा दिए। ऐसे मुझे बताना है कौन सा 8th सेट में कितने रुपए लगेंगे। तो मैंने समेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉमन रेशियो निकाला, फर्स्ट टर्म पता ही है, इसलिए हम लोग का आंसर आ गया। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ही था बस। ऑलराइट, मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। वैसे यही क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर में कराने वाला था, बट टाइम आई होप सो एंड हो गया था, ज्यादा हो रहा था टाइम भी, इसलिए लास्ट लेक्चर में मैं नहीं करा पाया। बट कोई नहीं, इस लेक्चर में तो करा दिया ना मैंने आपको। तो अब क्या करना है वो सुनो। अब हमें कुछ खास करना नहीं है, अब हमें बस थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा सीरीज है, उसी के बारे में थोड़ा सा हमें स्टडी करना है, और वो भी कुछ खास स्टफ है नहीं। अगर आपको अब तक सब कुछ समझ में आया है तो डेफिनेटली आप आगे की चीजों को और इजीली समझ पाओगे। क्लियर है क्या? तो उसके पहले मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, क्या वो आप लोगों ने किया?
तो एक काम करता हूँ, पहले उसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो होमवर्क दिया था वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। क्या दिया था मैंने आपको दिया था फाइंड द सम ऑफ द सीरीज यहाँ पे क्या था 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितने टर्म तक जा रहा था, n टर्म्स तक। किसी ने किया गया इसको, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराया था। आई होप तो आपसे हो गया होगा, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू में लिखा हुआ है। तो इसमें मेनली हमें फोकस किस बात पे करना होता है, इसमें मेनली हमें फोकस करना होता है कि हम किसी तरह लास्ट टर्म लिख दें, nth टर्म लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो nth टर्म अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे समझ लो। जो इनटू के पहले लिखा हुआ है ना, एक काम करो उस सबको एक पास लिखो। यहाँ पे अगर आप लिखो 3, 6, 9, ये इनटू के पहले वाला टर्म है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो nth टर्म है उसमें भी 2 टर्म होंगे जो कि इनटू में होंगे। तो जब आप फर्स्ट टर्म ऐसे करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो एक काम करो डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही n टर्म तक ये भी जाएगा। तो अगर हमें इसमें पता करना है कि यार लास्ट टर्म होगा क्या, मतलब nth टर्म, इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना का है, 3 का। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे an की वैल्यू कितनी आ रही है, 3n। ध्यान दो, तो यानी इतना तो पक्के से पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, 3n होगा। ऑलराइट, अभी तो इनटू के बाद वाला नंबर निकालना है, तो उसे भी निकाल सकते हो आप। 8, 11, 14, डॉट 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 करके n टर्म तक ये भी जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म निकाल लो, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है, 3 का है क्या। तो यहाँ पे an की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3n प्लस 5, यही है ना। तो यहाँ पे देखो, और ये वाला टर्म कहाँ पे आएगा, 3n प्लस 5। ये कौन सा टर्म है आपका, ये आपका nth टर्म है। क्लियर है क्या। तो अब हम क्या करते थे, अब हम करते थे ये काम कि काम करो जो लिखा हुआ है उसको लिख लो और इनटू कर दो। अब क्या करो, आप इनटू कर दो। तो इनटू जब करोगे तो होगा क्या, 3 3 9 का होल 9n स्क्वायर प्लस 15n हो जाएगा क्या। फिर मैंने आपको बोला था ये तो हमें ये नहीं चाहिए था, हमें समेशन चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं यार, समेशन लगा दो। जब आप समेशन लगाओगे तो समेशन ऑफ tn 9 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 15 समेशन ऑफ n, याद है क्या। तो अब इसकी वैल्यू समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताया था मैंने आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो 9, एक काम करो इसको अब मैं ऐसा नहीं लिख सकता, एक काम करता हूँ इसे अभी नहीं लिखता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी हो जाएगी। तो 9 इंटू n कैसे करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ n प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 15 इंटू क्या था n प्लस 1 बाई 2 था ना, याद है क्या। तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है कि हाँ ऐसे ही कुछ होगा। अब इसको मैंने आपको बताया था सॉल्व मत करने लगना, इसमें एक काम करो कॉमन ले लो, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, आप देख लेना। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ समेशन। तो क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2 जब आप कॉमन लोगे, और क्या कर सकते हो आप इसमें, एक काम करो कॉमन लो, बाहर लाओ तो 9 इंटू n प्लस 1 बाई 2, और अंदर क्या बच जाएगा, आपने इतने पोर्शन को गाइड किया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस इतना कॉमन निकाल दिया आपने, प्लस 15 बच जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एलसीएम लेना, फिर जो रिक्वायर्ड आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसमें इतना ही सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि मैंने कैसे लास्ट टर्म निकालने की कोशिश किया। मैंने क्या किया, जो क्रॉस है तो मैंने प्लस के पहले वाला टर्म लिख लिया, फिर मैंने देखा कि क्रॉस के पहले वाला जो टर्म है nth टर्म में वो क्या आएगा, क्रॉस के बाद वाला जो टर्म है nth टर्म में वो क्या आएगा। तो आई होप आपको क्लियर है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम लोग अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजों पर चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट है।
इवन अब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बिल्कुल अंत पर हैं, बिल्कुल समझ लो आप कि आज आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है वो समझो। मेथड ऑफ डिफरेंस एक चीज आता है, मेथड ऑफ डिफरेंस नाम का, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे आप कर पाओगे वो समझो। जैसे देखो मेथड ऑफ डिफरेंस, नोट कर लो इसे, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसको आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हो मॉड, एमओडी बोल सकते हो, एमओडी। ऑलराइट, तो इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है इस पे ये समझो। क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज। आपके सामने सीरीज दिया गया और उसका बोल रहा है आपको समेशन निकालना है 3 + 15 + 35 + 63 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा n टर्म तक। आपको बोल रहा है n टर्म तक समेशन फाइंड करो, फाइंड द समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब इसमें आप लगाओ, क्या बुद्धि लगाओगे यार, ना तो ये एपी में है, ना तो ये जीपी में है, ना तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज से मैच कर रहा है। क्या करेंगे क्या इसमें भी आप यही सोच रहे हो क्या कि nth टर्म किसी तरह निकाल लो, नहीं सोचना है इसमें, वैसा कर ही नहीं पाओगे। मतलब हो सकता है हो जाए, आपके दिमाग लगा हो जाए, बट बहुत लेंथी हो जाएगा। और इन्हीं सब क्वेश्चन में हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि कब मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करें, वो बताता हूं मैं आपको। पहले आपकी जानकारी के मैं आपको बताऊं कि इसमें हमें ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, ना यार ये एपी में है ना ये जीपी में है, तो है किसमें। जब भी आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो कि हमें लगे यार ना तो ये एपी में है ना तो ये जीपी में, तब आपके दिमाग में आना चाहिए हमें यूज करना है कौन सा, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करना है। इट इज अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है ताकि आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो इसमें क्या है वो समझो, इसमें कुछ खास है नहीं। आप क्या करो, एस लिख लो, यहां से मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। एस इज इक्वल टू 3 + 15 + 35 + 63 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट, और यहाँ पे लास्ट टर्म को आप टीएन से डिनोट कर सकते हो, टीएन से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ इसमें भी हम लोग टीएन ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी आपको ऐसा कुछ भी, मैक्सिमम हम लोग कोशिश यही करते हैं, जब मान लो स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ रहे हो ना, तो इसमें भी हम लोग टीएन का ही यूज करेंगे। तो किसी तरह आप टीएन फाइंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टीएन फाइंड करना है, तो देखो मैं फाइंड कैसे करता हूँ इस बार टीएन। तो ये तो समेशन है एन टर्म्स तक का, और लास्ट टर्म हमें पता है कि टीएन मान लो। ऑलराइट, तो फिर से मैं इसी समेशन को लिखता हूँ, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखो। एक टर्म शिफ्ट करके लिखने का मतलब क्या है, आपने फर्स्ट टर्म पे 3 लिखा है ना, तो मैं भी फर्स्ट टर्म पे 3 लिखूंगा, बस थोड़ा सा खिसका के लिखूंगा। 3 के नीचे 3 नहीं लिखूंगा, 15 के नीचे 3 लिखूंगा, और यहाँ पे 35 के नीचे मैं 15 को लिखूंगा। मतलब इस पूरे सीक्वेंस को थोड़ा सा मैंने खिसका के नीचे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या। प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये टीएन यहाँ पे, तो ये टीएन यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आप जानते ही हो टीएन -1 आता है, और क्या आता है, याद है ना। अब देखो, अब हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस में ये करते हैं, मतलब सम लिखते हैं, फिर वही सम फिर लिखते हैं, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं। जब आप डिफरेंस लोगे तो होगा क्या ये सब, तो इससे तो ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा, 15 में से 3 जाएगा 12, प्लस इससे क्या बनेगा 0, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 20, यही तो बनेगा। प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 8, और यहाँ पे 5 में 3 जाएगा 28, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एक काम करो आप, tn -1 इतने को लिख लो, और एक काम करो, ये जो tn आया है ना इसको यहाँ बाहर लिखो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कई लोग के दिमाग में, कि काम पर इस tn से इस tn को कैंसिल कर देते हैं, तो मत करना कैंसिल, क्योंकि वही tn हमारे काम आएगा। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चीजें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब जैसे tn आ गया, कैंसिल नहीं करेंगे कैंसिल। ऑलराइट, तो करेंगे क्या, वो सुनो। अब
ये जो टी एन है ना, एक काम करो इसको इधर लेके आओ, इस जब टी एन को आप इधर लेके आओगे तो टी एन इज इक्वल्स टू, ये 3 को आप बाहर निकालो। क्यों बाहर निकालो ये सुनो। अब मैंने जब यहाँ से देखा तो अभी जीपी यहाँ से या फिर एपी जीपी वहां से मुझे नहीं लग रहा था। अब मेरे दिमाग में यहाँ से आ रहा है क्या, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ सेकंड टर्म से, तो मेरे देखने में लग रहा है यार ये तो एपी में आ रहा है। 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 28 में से 20 माइनस करोगे तब भी 8 आएगा। मतलब ये 12 से जो सीक्वेंस आ रहा है वो एपी में आने लगा। तो एक काम करूंगा, मैं 3 को बाहर लिख देता हूँ और यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, पता है क्या, नहीं पता है ना, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो आपके दिमाग में अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। एक काम करो, अभी भी इसको यही लिख लो, टी एन माइनस टी एन माइनस 1। अब यहाँ पे देखने के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 12 है, 20 है, 28 है, ये एपी का सीक्वेंस है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं ये तो निकाल सकता हूँ। पहले आप एक चीज गौर करो, यहां से यहां तक कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, मानते हो इस बात को। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लाइन खींच दूं तो आप अभी भी मानोगे कि यार ये तो एन टर्म है जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है, मानते हो ना। तो ये देखो, ये तो टी एन है, तो ये एन टर्म में नहीं आ रहा है क्योंकि इस टी एन को तो मैंने इधर ला दिया ना। अगर आप उसको भी कंसिडर करोगे तब तो एन प्लस 1 टर्म हो जाएगा, लेकिन जब आप इस बाउंड्री के अंदर में ही कंसिडर करोगे तो एन टर्म ही है। क्या आपको दिख रहा है ये बात? ऑलराइट, तो ठीक है फिर अब एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा आप कुछ काम करने की कोशिश करो, एन लिखने की कोशिश करो, लास्ट टर्म, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म लिखने की कोशिश करो। तो कैसे लिखोगे, ए मतलब 12 प्लस एन माइनस 1। काम करता हूँ ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है। an is equals to a 12 plus n minus 1 into d। d कितना है, 8 हो जाएगा क्या? यस। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो लास्ट टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपका यही आएगा। क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक, एक मिनट यहां पे देखो, ये बाउंड्री से लेकर के यहां तक एन टर्म है ना, तो यानी यहां से लेकर के यहां तक तो एन टर्म है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करूं, ये देखो यही तो लिखा है ना एन टर्म। तो यहाँ पे मुझे दिखा क्या कि यार 3 जो है वो सीक्वेंस हमारे काम के नहीं है 3, तो इसलिए हमने 3 को भी एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो गए, n माइनस 1, n नहीं रह गया। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो n माइनस 1 होगा, और यहाँ पे माइनस जो होता है वो तो होगा ही, और डिफरेंस कितने का है, 8 का है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 प्लस n माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8n माइनस 16। अभी काम करो, इसलिए जब आप सॉल्व करोगे तो 8n माइनस 4, ये क्या आ रहा है, ये तो आपका an है ना, लास्ट टर्म आ गया आपके सामने लास्ट टर्म आया है। अभी तो कुछ हमारा आया ही नहीं है आंसर ही। अब एक काम करो, इसके बाद थोड़ा आप सोच के देखो, अब आप करोगे कैसे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। हो गया क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या जरूरी था, क्या मैं ये करता, क्या बिना इसके किए हुए क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इससे भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा हमें और ज्यादा प्रोसीड करना पड़ जाएगा। बट कोई नहीं, एक काम करता हूँ, इससे जब हमारे पास अच्छा आइडिया है तो हम उसे करते हैं। क्या आइडिया है वो सुनो। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा पोर्शन को इरेज करता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ क्या दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका आपके सामने ये है कि क्या आप इसका समेशन नहीं लिख सकते हो क्या, डायरेक्ट लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है, तुरंत टीएन आ जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये जब एपी में है तो एक काम करता हूँ, मैं इसका समेशन लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टीएन इज इक्वल्स टू 3 प्लस, अभी आपने देखा कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है ना, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ n-1/2। नहीं तो अभी इतना में कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम करो ये कर लो। तो n-1 टर्म, तो ये फॉर्मूला हमें याद है ना, n/2 × 2a + n-1 × d।
तो n-1 टर्म है अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 12 है, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ 24 लिख देता हूं प्लस n-1, ये तो इतना टर्म है -1 तो n-2 डायरेक्ट लिख दो, n-2 इंटू डिफरेंस कितने का है 8 का है। तो एक काम करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 8 आएगा क्या, 8 माइनस 8n, आई होप सो यही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना तो हाँ यही आएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब एक काम करो, इसमें से जब आप 4 कॉमन निकालोगे या फिर 2 कॉमन निकालो, तो जब 2 कॉमन निकालो तो होगा क्या, इसको मैं इधर लिखता हूं Tn इज इक्वल्स टू n-1 इंटू, क्या मैं इसको 4 माइनस 4n लिख सकता हूं क्या, क्योंकि मैंने इस 2 से इसको डिवाइड दे दिया, तो ये मेरा आ गया क्या Tn। अब इसके बाद तो मुझे सॉल्व करना आता है ना यार, Tn इज इक्वल्स टू, अब मैं लिखूंगा क्या 4n माइनस 4n स्क्वायर और यहाँ पे 4n और यहाँ पे आपका आएगा -4n और -4n, यहाँ से आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना कोई नहीं, प्लस 4n, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है 4n -4n, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4n स्क्वायर -4। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद समेशन लगाना, यहाँ पे भी समेशन आएगा और यहाँ पे भी समेशन आएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। आपको फॉर्मूला पता ही है समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन 6। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, बट इतना तक कैलकुलेशन तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, अगर समेशन में कहीं दिक्कत आई है तो आप देख लो, ऑलराइट, या फिर इसमें कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो आप देख लेना, नहीं तो इसके बाद तो आप सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आई होप तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है क्या। अगर आप ये निकाल लोगे तब आप कैसे करोगे, तब भी आप कर लोगे, आपके सामने ये टर्म पता है और हमें एक और फॉर्मूला पता है समीकरण का n/2 इंटू a प्लस एल, तो हमें लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, उस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे समेशन वाले कॉन्सेप्ट से कर दिया। क्लियर है क्या, तो काम करता हूँ मैं इसे इरेज करता हूँ। ये बात क्लियर हुआ कि कब हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं, एमओडी कब यूज करते हो आप, तब आप यूज करते हो जब आपको पता ही ना चले कि यार कोई सीक्वेंस एपी में है कि जीपी में है कि किस चीज में है, तब तो जाकर के हम सब इन चीजों का यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसी पे बेस्ड एक होमवर्क दे देता हूं ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर सको। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने एक होमवर्क के लिए दे देता हूं, फाइंड द सम ऑफ सीरीज S is equals to 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 41 plus dot Tn। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि यार किसमें है, एपी में है, जीपी में है कि किसमें है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो एक काम करना, इसे आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसे होमवर्क के लिए कर लेना। मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट की तरफ और ले जा रहा हूँ। अब क्या टिपिकल में आएगा ये सुनो। अब आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 into 3 into 4 plus 1/2 into 3 into 4 into 5 plus 1/3 into 4 into 5 into 6 dot n terms। अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं ताकि आप तुरंत कर लो इसे। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द समेशन ऑफ सीरीज, और ये दिस ये दिया हुआ है आपके सामने। तो पहले एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा लाइन लिख रहा हूं, उसे नोट कर लो। A series in which terms are in a sequence in which terms are in
रेसिप्रोकल, टर्म्स आर रेसिप्रोकल, टर्म्स आर इन रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टोरियल्स। ध्यान से समझो, आर फैक्टोरियल्स। ये काम करता हूं मैं इसे अच्छे से लिखता हूं, आर फैक्टर्स, आर फैक्टर्स आर इन जीपी, सॉरी आर इन एपी। तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, मैंने आपके सामने लिखा है अ सीरीज इन विच टर्म्स आर इन रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स। मतलब कोई भी सीरीज हो जो कि क्या हो, रेसिप्रोकल में हो और वो किसमें हो, फैक्टर्स में हो। अगर मैं आपको बोलूं फैक्टर्स क्या है, तो यहाँ पे बताओ 16 का फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही होता है फैक्टर। जब आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हो, तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, फैक्टर्स है। तो जब कोई सीरीज रेसिप्रोकल फॉर्म में और वो भी आर फैक्टर में होगा और वो किसमें हो, एपी में हो, तब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं क्या बताने जा रहा हूं वो सुनो। यहाँ पे देखो ये एपी में है क्या, 2 - 1 1 आता है, 3 - 2 यस है। तो ये तभी आप इस्तेमाल करोगे जब ये एपी में रहेगा। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ कि इसमें करना क्या है रियलिटी में। इसमें आपको करना कुछ इस तरीके का होता है कि आप पहले nth टर्म फाइंड कर लो। nth टर्म किस तरीके से फाइंड करोगे, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में 1 है ना, और 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई। तो मैं nth टर्म लिखना जानता हूँ 1 अपॉन n, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। क्या क्लियर हो पा रहा है इतनी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने आपको बोला अगर फर्स्ट टर्म लिख रहे हो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड टर्म लिख रहे हो तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जब nth टर्म लिखो तो स्टार्ट 1 से होगा, फिर एक एक ऐड करके हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद क्या करोगे आप वो सुनो, आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन भी कर सकते हो। आपको मैंने वो फॉर्मूला भी बताया समेशन ऑफ n टू द पावर 4 वाला, लेकिन वो फॉर्मूला जनरली याद तो नहीं रहता है ना लोगों को, बहुत बड़ा है ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30 है, तो उतना कहाँ याद रहता। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिक बनाते हैं हम लोग। इसमें करते क्या है ना, जो nth टर्म का लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म ऑफ tn माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ tn, इतना क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, इस tn में। आप ये बात लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेना, लास्ट टर्म ऑफ tn माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ tn, इतना को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो होगा क्या, ये सुनो, न्यूमरेटर में आप इतने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हो, ऊपर या न्यूमरेटर में आप इस चीज को करते हो। तो जब आप ये करोगे तो लास्ट टर्म ये है nth टर्म का, तो n प्लस 3 लास्ट टर्म का मतलब समझ रहे हो ना, लास्ट टर्म ऑफ tn, मतलब डिनोमिनेटर में जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है वो माइनस डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म लिखा है वो माइनस n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। अब आप कहोगे कि सर n से n कैंसिल करो तो ऊपर 3 बच रहा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में आप करोगे नहीं। तो यहाँ पे एक चीज आपने जो बोला कि 3 सर बचेगा, तो 3 आपने ला दिया ना, बट लाना नहीं चाहिए था। अगर हम कुछ लाते हैं तो दोनों के लिए करेंगे, मतलब अगर ऊपर आप 3 ला रहे हो तो नीचे भी तो लाओ। तो एक काम करो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ऊपर भी कोई दिक्कत ना, मतलब n से n कटेगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लगा दे, यहाँ 3, तब कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको एक अलग ब्रैकेट दे दो। ऑलराइट, अब एक काम करो, इसको सेपरेट करो। जब आप सेपरेट करोगे तो देखो होगा क्या, tn इज इक्वल्स टू n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, n प्लस 3। क्लियर है क्या? और यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पे माइनस में होगा n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो n प्लस 3 से n प्लस 3 कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल। एक काम करता हूँ, ऊपर वाला मैं पोर्शन इरेज करता हूँ। मैं मान कर रहा हूँ कि आपने उसे नोट कर लिया है।
अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दो इस क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखो, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ जो लिखा हुआ है, 1 अपॉन, दिख रहा है क्या, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, क्लियर, माइनस यहाँ पे लिख लो आप 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, क्लियर है क्या। अब एक काम करता हूं, मैं इन सब चीजों को इरेज करता हूं क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब तो ये आपका क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया है, अब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि जितना हमें करना था मशक्कत इसमें उतना हमने कर दिया, जो हमें इस क्वेश्चन में मशक्कत करना था वो हमने कर दिया। अब देखो ये nth टर्म आ गया ना, तो हमें nth टर्म जब पता होगा तो हमें जब फर्स्ट टर्म लिखना हो तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हो, 2 पुट करते हो, 3 पुट करते हो, तो ऐसे ही आप करोगे। इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो देखो आएगा क्या, t1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो देखो यहाँ पे t2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन वहां पे 3 इंटू 4 इंटू 5। ऐसे आप क्या करो, डॉट 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 करते हुए आप nth टर्म लिखोगे जब, तो होगा क्या, तो वही चीज सेम आ जाएगा जब आप nth टर्म लिखोगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, क्लियर है क्या, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। तो ध्यान से देना, थोड़ा सा आपकी बेसिक नॉलेज की मुझे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है, अगर आप एक काम करो इन सबको ऐड कर दो। क्यों ऐड करोगे, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, समेशन एसएन। एसएन कब आता है, जब आप एक एक टर्म को ऐड करते हो, तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, तो ऐड ही तो करोगे। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ ध्यान दो, तो इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल, ये क्वांटिटी कैंसिल नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा देखना, इसको काटने के लिए इसके नीचे में, और वो भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये होना चाहिए। इसको कौन काट रहा है, ये काट रहा है, तो इसको भी कोई काटेगा जो कि यहाँ पे मौजूद होगा। मतलब इधर वाले, अगर मैं मान लूं यहाँ पे 2 पोर्शन है, अगर इसको काटना है तो इसके नीचे कोई होना चाहिए तभी ये कटेगा, ठीक है। अगर इसको काटना है तो इसके नीचे कोई तो होना चाहिए ताकि ये और ये कट जाए आपस में, तो ये इसके नीचे भी वो होगा, कट जाएगा। अब बात आती है कि इन दोनों में कौन सा पोर्शन कटेगा, तो हमें पता है इस पोर्शन को काटने के लिए इस पोर्शन के नीचे कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं है इस पोर्शन के नीचे। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, तो यानी ये पोर्शन नहीं कटेगा, लेकिन ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा टर्म आएगा जिसको कैंसिल होना था, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं समेशन। समेशन में केवल 2 टर्म बच रहा है, एक तो ये और एक लास्ट टर्म, क्या ये 1/6। लेकिन आप अभी भी एक चीज भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो अभी आप, कुछ भूल नहीं रहे हो। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था n प्लस 3 माइनस n अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, तो याद करो यहाँ पे 3 बच रहा था, तो इंटू 1/3 भी तो किया था। तो यहाँ पे मैं नहीं दिखाया, वो बात अलग है, लेकिन ये 1/3 गायब नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। मुझे यहाँ पे 1/3 लिखा, क्योंकि मैं बस इतने पोर्शन को लेकर चला हूँ, ये 1/3 मैंने वहां पे छोड़ दिया था। ध्यान से देखो आप अपने कॉपी में, दिखा क्या। तो यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करूंगा, 1/3 को पहले लिखता हूँ 1/3, अब इंटू में, क्योंकि वो सब में इंटू में था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, क्लियर है क्या। अब देखो, अब तो कुछ करना ही नहीं था, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऑलराइट, आपके n टर्म का रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन तभी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ सकता है अगर आपसे n टर्म तक का ना पूछ करके आपसे ये पूछ दिया जाए कि इंफिनिटी तक का टर्म बताओ। जैसे आपको पूछे था n टर्म तक का ना, तो इंफिनिटी में आपको कुछ नहीं करना होता, ये ध्यान दो। इंफिनिटी का मतलब क्या है,
बहुत ज्यादा, इंफिनिटी में कुछ आप समथिंग अगर ऐड कर देते हो तो उसका भी समेशन इंफिनिटी ही आता है। ऑलराइट, तो यानी इंफिनिटी प्लस वन अगर आपको n टर्म तक नहीं करना होता, अगर आपको इंफिनिटी टर्म तक करना होता, मतलब यहाँ पे n की जगह क्या होता है इंफिनिटी, तो जहां जहां n है वहां इंफिनिटी आप डालते, तो इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी, तो यहाँ पे भी इंफिनिटी, यहाँ पे भी इंफिनिटी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, पता है कि नहीं। तो ये पूरा क्वांटिटी तो 0 हो जाएगा इतना, तो ये 1/3 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1/18। लेकिन ये आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, आपका रिक्वायर्ड आंसर तो ये था, ये तो मैंने आपको तब बताया जब आपको पूछा रहेगा इंफिनिटी टर्म तक का समेशन। क्लियर है क्या। तो एक काम करता हूं, मैं अभी से थोड़ा सा इरेज करता हूं क्योंकि अभी हमें एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे। अब हम लोग बात कर सकते हैं यार किस चीज की, अब हम लोग बात करेंगे एजीपी की। एजीपी की अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एजीपी आपके सामने दिखता है किस तरीके का। ये लास्ट टॉपिक है आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एजीपी की। एजीपी क्या है, ये वो ये क्या होता है, ये वो सीक्वेंस है ना यार, ये वो सीक्वेंस है जिसमें एपी के साथ साथ जीपी भी होता है। कैसे होता है वो सुनो, यहाँ पे देखो, जैसे कि आपका पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी इंटू आर होगा, कॉमा ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर होगा, डॉट 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 करके। अब आप ध्यान से देखो, ये ए प्लस डी, मतलब ये और ये क्या है, इतना जो पोर्शन है ये और ये आपस में एपी है, लेकिन अगर आप इतना पोर्शन और इसके पहले वाला पोर्शन देखो तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है आर, और जब आप इसके अकॉर्डिंग देखो तब भी आर। ऑलराइट, तो ये तो ठीक है, एजीपी मतलब कुछ ऐसा दिखता है। तो ये सबसे ज्यादा क्लियर तब होगा जब हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, उसकी बात थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वो कुछ इस तरीके का है आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज अप टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस दिया गया है, मतलब सीरीज दिया गया 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूबिक प्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे x का जो कोएफिशिएंट है या फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x क्यूबिक का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, 4 - 3 1 आएगा। यानी जो इसका कोएफिशिएंट आ रहा है वो क्या है, एपी में है। और अगर आप रेशियो की बात करो तो x आ रहा है, फिर यहाँ पे जीपी भी है, एजीपी हो गया। तो एजीपी को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि एक बार आप समेशन जो लिखा है वही लिख लो, 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x का क्यूबिक प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको कहां तक फाइंड करना है, इंफिनिटी तक फाइंड करना है। तो एक बार आप क्या करो, जो इसका कॉमन रेशियो आ रहा है ना, कॉमन रेशियो कितना आएगा, अगर आप निकालोगे तो x² / x = व्हाट, x। तो जो कॉमन रेशियो आता है उससे मल्टीप्लाई करो समेशन में, और फिर एक टर्म शिफ्ट करो, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो। मैंने क्या बोला, जो कॉमन रेशियो आ गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक टर्म शिफ्ट करके जब आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे x हो जाएगा, तो इसके नीचे मत लिखो, इसके नीचे लिखो x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x क्यूबिक प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एक काम करो, दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे ना तो होगा क्या वो समझो, यहाँ पे तो s कॉमन आ जाएगा, तो 1 - x हो जाएगा इक्वल्स टू ये 1 का 1 प्लस x² प्लस x क्यूबिक प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके आगे तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जीपी आ रहा है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, x है। तो यार ये इंफिनिटी टर्म का तो समीकरण में पता है ना, a/1 - r। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1/1 - r, r क्या है कॉमन रेशियो जो कितना है 1/x, 1 - x। तो जब ये भी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर। यही आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है क्या, ऑलराइट। तो एजीपी को सॉल्व करने का तरीका बस आप अपने नोट्स में आप लिख लेना, वैसे तो आप इस तरीके से भी कर लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हम लोग करते किस तरह के हैं। रियलिटी में इसको करना कुछ नहीं होता है, अगर आपके सामने एजीपी दिख जाता है तो जो समेशन दिया तो उसको उसी को लिख लो, फिर दोनों में आप देख लो कि कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, जो कॉमन रेशियो आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर दो,
फिर एक टर्म शिफ्ट करके उसको लिख के फिर दोनों का डिफरेंस ले लो। ऑलराइट, तो अभी काम करता हूं, मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ऑलराइट, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो सुनो, थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना पड़ेगा वो। तो आपका ये मैं मान के चलो सीक्वेंशियल सीरीज चलो कम से कम खत्म हो गया। इनफैक्ट इसमें बहुत ज्यादा लेक्चर लग गया, बट कोई नहीं, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज find the sum of n terms of the series. Find the sum of n terms of series. क्लियर है क्या? तो वो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैं कर सकता हूँ इसको क्या, तो इसमें भी आप पहले ये कोशिश करो कि मैं किसी तरह nth टर्म लिख दूं, nth टर्म। तो nth टर्म किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे आप गौर करो, जब आपको सेकंड टर्म लिखना है तो आप किससे स्टार्ट करो, 2 से, थर्ड टर्म स्टार्ट करना है 3 से, फर्स्ट टर्म लिखना है तो 1 से स्टार्ट करो। तो nth टर्म अगर लिखना हो तो वहां पे n से स्टार्ट करोगे, फिर 1 ऐड करके इंटू करोगे, फिर 1 ऐड करके इंटू करोगे, फिर 1 ऐड करके इंटू करोगे। ठीक है, इतने ही टर्म है, 1 2 3 4, यस 1 2 3 4। तो ये हो गया nth टर्म। अब आप क्या कर, अब आपके दिमाग में आएगा कि काम करता हूं सबको इंटू कर देता हूं, तो आप इंटू जब करोगे तो n टू द पावर 4 हो जाएगा। तो n टू द पावर 4 जब हो जाएगा तो आपको उसका फॉर्मूला अभी ना याद है कि हमेशा याद रहेगा क्या, नहीं याद रहेगा। तो इसके लिए एक तरीका है, वो क्या तरीका है वो सुनो। अगर आपके सामने इस तरीके का कुछ आ जाता है, इसमें देखो रेसिप्रोकल में नहीं है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट टू लास्ट टर्म। एक काम करो, यहीं पे लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट टू लास्ट टर्म, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट टू लास्ट टर्म माइनस बिफोर द फर्स्ट टर्म इन टीएल। देखो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई द नेक्स्ट टू लास्ट टर्म माइनस बिफोर द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टू लास्ट टर्म का मतलब क्या है, आपका टीएल में जो लास्ट टर्म है उसके बाद वाला जो टर्म है वो लिखो, माइनस इस n की जो पहले वाला टर्म है वो, और उन दोनों को जो डिफरेंस आए उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मैंने क्या बोला, यहाँ पे अब जब मैं लिखूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने ये किया कि n प्लस 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n प्लस 2, और यहाँ पे n प्लस 3। अब मैंने बोला इस लास्ट टर्म के बाद वाला टर्म लिखो n प्लस 4 माइनस, अब इसके पहले वाला टर्म लिखो n माइनस 1 होगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, इतना तो आपको मैथमेटिक्स आता है। तो n से जब आप n कैंसिल करोगे तो देखो होगा क्या, जब आप n से n कैंसिल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 बन रहा है, तो ऐसे ही आप न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो यानी आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे इंटू में 1/5 भी करो। क्लियर है क्या, क्लियर है जो मैं कह रहा हूं, क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? ऑलराइट, तो आप कैसे करेंगे वो सुनो। अब इसमें करना कुछ इस तरीके का, एक काम करो, इसको कैंसिल नहीं करना होता, जैसे हमने उसमें किया था ना। हाँ मैं मानता हूं कि कैंसिल होने टाइप का आपको लग रहा है, लेकिन इसको आप कैंसिल मत करो, कैंसिल अब आप इसको मत करो। बस आपको अपने बेसिक नॉलेज के लिए देख लो कि यहाँ पे बन क्या रहा है। जब आप n से n माइनस किए तो आपको दिखा कि हाँ यार यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे तो n-1 होगा ना, इसके पहले वाला टर्म n-1। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आ रहा था 5, तो ऐसे ही आप 5 ला नहीं सकते, तो इसलिए हमने डिवाइड भी कर दिया 5 से। तो अब देखो ये जो पूरा क्वांटिटी है इससे मल्टीप्लाई करो, ये जो पूरा क्वांटिटी है इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो बनेगा क्या, Tn is equals to n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus
4 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? अब एक काम करो, माइनस लगाओ और ये जब n+1 उधर जाएगा ना तो n+1 n+2 n+3 और यहाँ पे लिख दो n-1। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, ये तो अभी आपका टीयर हुआ ना। तो एक काम करता हूँ मैं अभी 1/5 को छोड़ देता हूँ, मैं बाद में लिख दूंगा इसको। तो अभी मुझे थोड़ा सा और ज्यादा जरूरत पड़ेगा स्पेस की, तो इसलिए मैं ऊपर वाले पोर्शन को इरेज करता हूँ। ऊपर वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। बस इतना ध्यान रखना, इसके इंटू में, होल इंटू में कितना है, 1/5 है अभी। ऑलराइट, तो अब क्या करोगे आप, ये आपका आ गया nth टर्म। तो जब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो क्या करते हो आप, n के लिए 1 पुट करते हो, तो वही करोगे। अब आपको पुट करना है इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू जब 1 पुट करो तो आएगा क्या, तो आपके सामने आएगा t1 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यही आएगा ना 2 3 4 5। हाँ, माइनस यहाँ पे क्या आएगा जब आप 1 पुट करोगे तो 2 3 4, जब आप यहाँ 1 पुट करोगे ना, अच्छा जब आप यहाँ पे 1 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तब क्या होगा, तो आपका आएगा t2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या होगा 1। तो एक काम करो 2 3 4 5 2 3 4 5 और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो ऐसे ही मैं डॉट 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 करके लिखूंगा, फिर एक टर्म ऐसा आएगा जहाँ पे मैं nth टर्म भी लिखूंगा, तो वो यही आएगा। तो अब देखो मैं करूंगा क्या इसमें, यहाँ पे अगर आप गौर करो थोड़ा, अगर आप यहाँ पे गौर करते हो तो एक काम करो, क्या मैं थर्ड टर्म में लिख लूं क्या, यहाँ पे ये 1 रहे चाहे न रहे, बात तो वही है। तो यहाँ पे आप गौर करो, ये 2 3 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5, इससे ये कैंसिल हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई टर्म है और यहाँ पे कोई टर्म है, अगर इसको कैंसिल करना है तो इसके नीचे कोई टर्म होना चाहिए जो कि इसको और इसको कैंसिल कर सके। तो ये कोई टर्म है, ये कोई टर्म है, इसके नीचे ये टर्म है जो कि इसको कैंसिल कर रहा है। तो अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो इसके नीचे कोई टर्म होगा, बिल्कुल होगा, तो यानी ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो बात आती है, क्या ये कैंसिल हो पाएगा, ये तो कैंसिल तभी होगा जब इसके नीचे कोई होगा, नहीं होगा। लेकिन क्या ये कैंसिल हो जाएगा, यस ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए ये चाहिए, तो इसको कैंसिल करने के लिए कहीं यहाँ पे टर्म आएगा जिससे कि ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा कहीं यहाँ से। इतना बेसिक नॉलेज रखते हो, आई होप सो। ऑलराइट, तो अब बच क्या गया, अब आपके सामने बच केवल एक ही चीज रहा है, वो क्या बच रहा है आपके सामने, केवल ये बच रहा है। तो एक काम करो, इसे नोट कर लो, इसे अब आप नोट कर लो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये कब कब कैंसिल हो रहा है, जब आप ऐड कर रहे हो, कि आपको समेशन फाइंड करना है तो हम लोग ऐड ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। तो यहाँ पे समेशन की वैल्यू कितनी आ गई, n n+1 n+2 n+3 n+4, n+1 n+2 n+3 n+4। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि 1/5 से मल्टीप्लाई भी तो है, तो एक काम करो 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये पोर्शन इससे कब कैंसिल हो रहा है, इस मान लो यहाँ पे कोई टर्म है, यहाँ पे कोई टर्म है, ये टर्म कैंसिल कब होगा, जब इसके नीचे कोई होगा, तो कैंसिल कर दिया। ये टर्म कैंसिल कब होगा, ये दो टर्म है, ये टर्म कैंसिल कब होगा, जब इसके नीचे कोई होगा, तो बिल्कुल होगा, तो इससे ये कैंसिल। अब ये टर्म कैंसिल कब होगा, ये दो टर्म है, तो इसके नीचे कोई होना चाहिए लेकिन नहीं है ना, तो इसलिए ये टर्म कैंसिल नहीं होगा। और ये इसको इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ n-1 n-1 नहीं है, n+1 है, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n+2, यहाँ पे n+3 इंटू n-1। तो एक बात बताओ, अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ ना, मैंने यहीं पे लिख दिया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार और मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से लो, ये पोर्शन इससे कैंसिल हो रहा है, ये पोर्शन इससे कब कैंसिल हो रहा है, इस मान लो यहाँ पे कोई टर्म है, यहाँ पे कोई टर्म है, ये टर्म कैंसिल कब होगा, जब इसके नीचे कोई होगा, तो कैंसिल कर दिया। ये टर्म कैंसिल कब होगा, ये दो टर्म है, ये टर्म कैंसिल कब होगा, जब इसके नीचे कोई होगा, तो बिल्कुल होगा, तो इससे ये कैंसिल। अब ये टर्म कैंसिल कब होगा, ये दो टर्म है, तो इसके नीचे कोई होना चाहिए लेकिन नहीं है ना, तो इसलिए ये टर्म कैंसिल नहीं होगा। और ये टर्म कैंसिल कब हो रहा है, जब ये हो रहा है, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा ना इससे, तो इसीलिए बस यहाँ पे ये बच रहा है, और यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। ऑलराइट,
तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑलराइट, बहुत ज्यादा आज हमने पढ़ाई भी कर लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। एजीपी खत्म, सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म। अगर टाइम बचेगा तो मैं जरूर आपको एचपी भी बता दूंगा। ऑलराइट, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।